अस्सलाम वालेकुम। हियर इट्स डॉक्टर बुखारी बाय बुखारी मेडिकोस। तो सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन फॉर न्यू ईयर 2022। और अब आते हैं पढ़ाई की तरफ। हमने बात की थी सीवीएस पैथोलॉजी पे स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने देखा सीवीएस एग्जामिनेशन को, उसके कुछ पार्ट्स हमने कर लिए थे, कुछ अब करने हैं। सीवीएस एग्जामिनेशन में हमने देखा कि एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और होता है प्रीकॉर्डियल एग्जामिनेशन। हमने बात स्टार्ट की हुई थी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन पे और हम डिस्कस करते करते पहुंच चुके थे एग्जामिनेशन ऑफ पल्स पे। हमने देखा कि पल्स में सिर्फ रेट नहीं होता जो कि अक्सर बच्चे बताते हैं 72 बीट पर मिनट, बल्कि रेट के बाद रिदम होता है, करेक्टर होता है, वॉल्यूम होता है, उसके बाद कंडीशन ऑफ वेसल होती है और रेडियोफेमोरल डिले। तो अब हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ वेसल वाल। इससे पहले जो है हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन ऑफ वेसल वाज ये भी बेसिकली जो है वो पल्स एग्जामिनेशन का एक हिस्सा है। इसमें होता यह है कि हमने पल्पेट करनी होती है रेडियल आर्टरी को। वी हैव टू पल्पेट रेडियल आर्टरी आफ्टर प्रेसिंग ब्रेकियल आर्टरी इन क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी मौजूद होती है, उसको हमने अपने थंब के साथ प्रेस करना है और उसके बाद हमने रेडियल आर्टरी को पल्पेट करना है या फील करना है। अब जब हम ये काम करेंगे तो इससे दो चीज़ें हमारे सामने आएंगी। क्यूबिटल फोसा में हमने ब्रेकियल आर्टरी को प्रेस किया थंब के साथ और उसके बाद हमने जो है वो पल्पेट या फील किया रेडियल आर्टरी को। तो उसमें यह होगा कि रेडियल आर्टरी में जो रेडियल पल्स है वो इम्पल्पेबल भी हो सकती है और पल्पेबल भी हो सकती है। अगर ये हो इम्पल्पेबल मतलब हमें फील ना हो ब्रेकियल आर्टरी को प्रेस करने के बाद, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेसल वाल है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि हेल्दी वेसल वाल जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, डिफॉर्मेबल होती है और मॉडिफाइबल होती है। क्योंकि जब हमने ऊपर से ब्रेकियल आर्टरी में जो है ब्रेकियल आर्टरी को क्यूबिटल फोसा में एक दफ़ा प्रेस और कंप्रेस कर दिया तो ब्लड सप्लाई रुक जानी चाहिए अगर वेसल वाल हेल्दी हो और ये हमें पल्पेट नहीं होगी। इफ़ हमने जो है ये ब्रेकियल आर्टरी को कंप्रेस कर लिया, फिर अगर हमने रेडियल आर्टरी को पल्पेट किया तो ये पल्पेबल है, तो इसका मतलब कि हमारी जो वेसल वाल है वो हेल्दी नहीं है बल्कि वो है डिजीज़। और हमें पता है कि जो ब्लड वेसल की डिजीज़ होती है मोस्टली 95% होती है अथीरोस्क्लेरोसिस। अथीरोस्क्लेरोसिस होता है डेपोजिशन ऑफ लिपिड इन द वेसल वाल। जब लिपिड की अकामुलेशन हो जाएगी हमारी वेसल वाल में तो हमारी जो वेसल वाल है वो हेल्दी नहीं रहेगी, डिफॉर्मेबल नहीं होगी और फ्लेक्सिबल भी नहीं होगी। इस वजह से अगर हम ब्रेकियल आर्टरी को प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो रेडियल आर्टरी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप सो इट विल बी क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियोफेमोरल डिले में। रेडियोफेमोरल डिले का मतलब यह होता है कि जब हम रेडियल और फेमोरल पल्स को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली पल्पेट कर रहे होते हैं। एक हमने हाथ रखा रेडियल पे, दूसरा रखा हमने फेमोरल पे। एट अ सेम टाइम ये होता है कि हमें जो रेडियल पल्स होती है वो पहले पल्पेबल होती है, हमें महसूस होती है, और फेमोरल बाद में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये एक पैथोलॉजी है और ये इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दो कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो ये है कि उन दो कंडीशंस को देखने के लिए हमें सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आएगा हमने देखना उसकी एज की तरफ। अगर तो पेशेंट है यंग, 10 साल एज है, 15 साल है, 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, इससे ऊपर नहीं, तो इसका मतलब है कि उसमें प्रॉब्लम जो हो सकती है वो हो सकती है कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा। कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा जो है वो एक कॉन्जेनिटल सीवियस डिफेक्ट है। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है टिल बर्थ, जो पैदाइश पे है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। कॉन्जेनिटल सीवियस डिफेक्ट होता है ये होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा हो जाती है आफ्टर गिविंग ब्रांचेस टू द अपर एक्सट्रीमिटीज। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी जो एओर्टा है वो अपर एक्सट्रीमिटीज को जो है वो अपना ब्रांचेस देने के बाद भी कंस्ट्रक्ट होती है। अपर एक्सट्रीमिटीज से मुराद ये है कि जो होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च ऑफ एओर्टा जो है उससे कैरोटिड और सबक्लेवियन होती है। अब जो एओर्टा में कैरोटिड हेड एंड नेक रीजन मींस के ब्रेन को वेसल्स देने के बाद, और सबक्लेवियन हमारे अपर लिम्ब को वेसल्स देने के बाद भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इस कंडीशन में होगा ये, जब कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा होती है तो कैरोटिड हेड एंड नेक और सबक्लेवियन अपर लिम्ब को वेसल्स देने के बाद भी कंस्ट्रिक्शन होती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड होगा वो जाएगा इस रीजन में, इस रीजन में जाएगा। मीन्स के इस रीजन से मुराद कैरोटिड में जाएगा, हेड एंड नेक रीजन में। जब हेड एंड नेक रीजन में जाएगा या सबक्लेवियन में जाएगा
तो इसका मतलब अपर रीजन में जो है हमारी रेडियल जो है वो अपर में मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पे जो हमें पल्सेशन पहले मिलेगी, पल्स पहले फील करेंगे, जबकि फेमोरल जो है वो लोअर लिम्ब में आ जाता है, हमारी फीमर में आ जाता है। इस वजह से वहाँ पे ब्लड कम जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ एओर्टा हो रही है, ऐसे समझने के एडिशनल तौर पे, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए ब्लड ज़्यादा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमें जो है वो रेडियल पल्स पहले फील होगी फेमोरल से। फेमोरल आ जाता है लोअर लिम्ब में। अब अगर एज है उस बंदे की ओल्ड, मीन्स के 55 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड, तो फिर हम जो है कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की तरफ नहीं सोचेंगे, कंजेनिटल डिफेक्ट को नहीं सोचेंगे। तो हम क्या सोचेंगे, हम उस टाइम देखेंगे एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन को वैसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लिनिकल्स में। तो एओर्टिक डाइसेक्शन जो है ये टाइप ऑफ एनोरिज्म होती है। और एनोरिज्म क्या होता है कि बल्ज एक जो है वो डेवलप हो जाता है ब्लड वेसल्स में ड्यू टू वीक ब्लड वेसल्स। हमें पता है कि जैसे बंदा बूढ़ा होता जाता है तो उसकी ब्लड वेसल्स वगैरह वीक होती जाती हैं, तो उसमें बल्ज वगैरह अपेयर हो जाता है पैथोलॉजिकली। हर बंदे में नहीं, पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब पेशेंट में, हर बंदा पेशेंट भी नहीं होता। अब हमने कंडीशन ऑफ वेसल वॉल को भी देख लिया, रेडियो फीमोरल डिले को भी देख लिया। उसके बाद सीवीएस एग्जामिनेशन में हमने जो है पल्स एग्जामिनेशन को देखने के बाद अब हमने देखना ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर एक हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल या परसों। तो इसके आगे आप लिख सकते हैं टू बी डिस्कस इन डिटेल लेटर। अब ब्लड प्रेशर देखने के बाद हमने देखना है फेस की तरफ आना है। जो हमारे पास पेशेंट आया होगा हमने उसकी फेस की तरफ देखना है और क्या हमें चीज़ें जो है मिल सकती हैं ऑन एग्जामिनेशन। फेस में हमने साइनोसिस देखना है, फ्लैशिंग देखनी है, आइज को देखना है। साइनोसिस, अगर साइनोसिस जो है वो नीचे हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फेशियल फ्लैशिंग या प्लेथोरा, अगर जो पेशेंट होगा उसके ऊपर फेशियल फ्लैशिंग हो सकती है या प्लेथोरा, या आम लफ्जों में रेडनेस ऑन द फेस, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो सकती है। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा प्लेथोरा। तो फेशियल फ्लैशिंग, प्लेथोरा या रेडनेस जो है उसकी दो वजूहत हो सकती हैं। ये जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है राइट हार्ट फेलियर का भी और मिट्रल वैल्व स्टेनोसिस का भी। अब राइट हार्ट फेलियर में फेशियल फ्लैशिंग क्यों होगी, रेडनेस ऑफ द फेस क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है कि राइट हार्ट जो है मीन्स दैट राइट एट्रियम सारा बैड ब्लड जो रिसीव करता है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से। बैड ब्लड से मुराद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हार्ट में आएगा तो अगर राइट हार्ट फेल है वो इस काबिल ही नहीं होगा कि वो रिलैक्स हो सके या इस ब्लड को जो है वो अपने पास रिसीव कर सके। तो क्या होगा, पूलिंग ऑफ ब्लड होगी इन द टेरिटरी ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ब्लड पूल बैक होगा। जब सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में जाएगा तो हमें पता है कि सुपीरियर वेना केवा जो है वो हमें कैरोटिड्स को देती है, कैरोटिड्स के थ्रू हेड एंड नेक रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। तो ब्लड पूल बैक होगा कैरोटिड्स में, तो कैरोटिड हमारे हेड एंड नेक रीजन को देती है। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि हमारे फेशियल की तरफ ब्लड आएगा और रेडनेस शो होगी। और मिट्रल वेल्व स्टेनोसिस में भी ये काम हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि मिट्रल वेल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। जब ये वेल्व स्टेनोस्ड होगा, डिजीज्ड होगा, तो ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ जाएगा, एट्रियम से फिर लंग्स, लंग्स से फिर जो है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना के लंग्स से फिर जो है वो जाएगा अपने राइट हार्ट की तरफ, फिर राइट हार्ट से सुपीरियर और इंफीरियर वेना का में जाएगा, फिर सुपीरियर वेना के वजह से फिर फेस की तरफ जाएगा और फेशियल फ्लैशिंग होगी। और उसके बाद साइनोसिस जो है सेंट्रल है। हमें पता है कि अगर फेस पे साइनोसिस होगी लिप्स के अराउंड तो वो जो है सेंट्रल रीजन की वजह से सेंट्रल रीजन हार्ट या लंग्स होते हैं। और जो प्रीफरल साइनोसिस होती है वो मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ। प्रीफरल साइनोसिस जो होती है वो हमारी फिंगर्स वगैरह की तरफ होती है और वो होती है उसकी वजह से प्रीफरल वस्कुलर डिजीज की वजह से। और फेशियल फ्लैशिंग के बाद अब हम देखेंगे आइज को। आइज में बेसिकली हमने देखना है पैलर को। पैलर क्या है? क्लिनिकल साइन है ऑफ एनीमिया इन द लोअर कंजक्टिवा। पैलर से मुराद ये नहीं है कि मतलब जो है वो येलो कलर हो जाता है पैलर का जब आईलेट हटा के आप देखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें इतनी ब्लड वेसल्स दिखाई नहीं देती कि जितनी आम रूटीन में हमें दिखाई देनी चाहिए। देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज वास्कुलैरिटी इन द पैलर। पैलर में जो वास्कुलैरिटी कम हो जाती है, इस वजह से हमें माइल्ड सा कलर जो है वो येलो दिखाई देता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया जो है वो लीडिंग काज है ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वर्ल्ड वाइड। रिस्पायरेटरी या कार्डियक डिजीज की वजह से जो है वो
इतना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती, डिस्निया नहीं होता जितना कि एनीमिया की वजह से होता है। पूरी दुनिया भर में ये लीडिंग काज है। अब हमने जहाँ पे आइस में हमने पैलर को देखा है, वहाँ पे हमने आइस में रॉड स्पॉट्स को भी देखना है। रॉड स्पॉट भी एक क्लिनिकल साइन है। रॉड स्पॉट बेसिकली बोट शेप रेटिनल हेमरेजेस होते हैं, कश्तीनुमा रेटिनल हेमरेजेस होते हैं। और ये जाहिर सी बात है आम आंख से तो दिखाई नहीं देंगे, ये दिखाई देंगे रेटिनोस्कोपी से। और ये भी फीचर है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि रेटिनल हेमरेजेस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर क्यों है। हमें पता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है कार्डियक वेल्स का प्रॉब्लम है, और ये काज करते हैं बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस। जैसे कि ऑस्लर रोड्स, जियनबेलियंस और स्प्लिंटर हेमरेजेस की तरह रॉड स्पॉट्स भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का ही डिफरेंशियल डायग्नोसिस होते हैं। इसमें होता ही है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू बैक्टीरिया घूम रहा होता है, और ये हमारी आइस की जो है ब्लड वेसल्स में जाके वहाँ पे हेमरेजेस क्रिएट करता है रेटिना में, और इसे कहते हैं रॉड स्पॉट्स।